नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा क्लास है वो ज्योग्राफी से है और लेक्चर नंबर 6 है, जिसके तहत हम करेंगे क्या कि भारत की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे और फिर जो अगला टॉपिक होगा गंगा नदी तंत्र और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसकी भी जो है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 15-20 मिनट में आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और टाइम टेबल तो आप लोग जानते ही होंगे कि सुबह जो है 9 बजे, शाम को 5 बजे संस्थान के द्वारा मंडे टू सैटरडे निरंतर पीटी की क्लासेज हो रही हैं। और शनिवार को जो हमारा होता है वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो वो शनिवार के लिए मेंस के लिए है और बाकी जो 5 दिन है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक वो होता है प्रीलिम्स के लिए। तो भारत की प्रमुख जनजातियों में आप देखें तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला ये है कि भारत में 8.6% जो है, अगर भारत की जितनी भी बड़ी जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। और अगर जनजातियों का जो संकेंद्रण है सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश में है, फिर कहाँ है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। 8.6% फिर सर्वाधिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां जनजातियों की संख्या नहीं है, मतलब जनजाति पाई ही नहीं जाती। तो वो पहला है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। तो सटे ही है, ये तो इतना सटे ही है। और फिर एक पुडुचेरी है। तो यहाँ जो है जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भील है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? और यदि आप लोगों ने यूपी स्पेशल की क्लास देखी होगी तो एकदम आप उत्तर दे लेंगे। गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वो है भील। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो वो गोंड है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, भील के बाद गोंड होते हैं। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर, जो तीसरी जो है वो संथाल और तथा चौथा जो है वो नैकदा है। एवं 5वें नंबर पर नहीं, सॉरी, इसी पर तीसरे और चौथे नंबर पर संथाल है और नैकदा है। और 5वें नंबर पे कट रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5वें नंबर पर कौन सी जनजाति समूह है। पहले पर भील, दूसरे पर गोंड है, तीसरे पर जो है संथाल है और चौथे नंबर पे तो नैकदा है। 5वां आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर थारू जो जनजाति है, तो थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानती है। तो जो थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में निवास करती है, हिंदू धर्म को मानती है। और थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं तथा इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। तो थारू जो है वो कंबाइंड फैमिली के रूप में रहते हैं और ये दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसी तरीके से जो अगली महत्वपूर्ण जनजाति है भोटिया है। तो यह जनजाति देखिए, भोटिया और भूटिया में कंफ्यूज मत होइएगा। भूटिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है और भोटिया जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है। साथ ही साथ भोटिया जनजाति, और ये देखिए ये भोटिया हो गया, ये भूटिया है। जो भूटिया जनजाति है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। तो भोटिया जो है इधर पाए जाते हैं और भूटिया जो है वो सिक्किम में, मुख्यतः सिक्किम में पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। तो भोटिया और भूटिया में कंफ्यूज नहीं होना है। जौनसारी है, तो जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है।
यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और इसमें बहुपति विवाह की प्रथा है। तो बहुपति विवाह की प्रथा जौनसारी में है और जौनसारी मुख्यतः जो है वो उत्तराखंड की जो है जनजाति है। इसी तरीके से जो बुक्सा है यह उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। तो बुक्सा भी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ? तो नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में। इन जनजातियों में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। बुक्सा जनजाति अपने आप को राजपूत वंश से संबंधित मानते हैं। तो बुक्सा लोग जो है अपने आप को जो है राजपूतों से जोड़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जनजाति राजी है, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। तो बनरौत और राजी ये दोनों एक ही हैं। जो रिकॉर्ड है वो राजी के नाम से है, लेकिन स्थानीय नाम इनका क्या है? तो बनरौत है। इनका धर्म हिंदू है और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा का अति प्रचलन है। तो झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो यही जो राजी जनजाति के लोग होते हैं। अगला जो है खरवार है। तो खरवार और खैरवार जनजाति, मतलब खरवार या खरवार कर लीजिए और नहीं, ये एक ही है। खरवार कहे या खैरवार कहे, जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, मतलब गुस्सैल भी होते हैं और पहलवान भी होते हैं। तो सोचिए कि आप लोग जो है खरवार या खैरवार जो जनजातियां हैं उनसे मत उलझिएगा, नहीं तो आप कभी भी उनके गुस्से में आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति मैंने पूछा ही है, आप लोग अभी तक कमेंट करके बताया नहीं तो कमेंट करें। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? खरवार या खैरवार। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगली जो जनजाति है वह गद्दी है। तो यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या जो है 1.5 लाख से अधिक है। तो जो गद्दी जनजाति है बेसिकली कश्मीर के लद्दाख में रहते हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, और धौलाधर श्रेणी में ये मुख्यतः निवास करते हैं और इनकी जनसंख्या करीब करीब कितनी? तो 1.5 लाख के करीब है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में कौन है? तो गद्दी हैं, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है, बारी है। तो गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी ये जनजातियां कहाँ हैं? तो ये बेसिकली कश्मीर और लद्दाख में रहती हैं और धौलाधर श्रेणी में होती हैं। तो आप इनको भी देखिएगा। गोंड, ये गोंडवाना के मूल निवासी हैं जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। तो जो गोंड जनजाति है ये बेसिकली गोंडवाना के मूल निवासी हैं। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तो मतलब विस्तृत भूभाग में पाई जाती हैं गोंड। और इसीलिए आप देखेंगे तो भाई भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। पहले नंबर पे तो भील है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर होते हैं और गोंड जनजाति जो है स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। तो ये आखेट और मछली पर निर्भर होते हैं और कृषि भी ये करते हैं। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो अभी मैंने बताया ना कि पीछे की खैरवार या खरवार जो है उत्तर प्रदेश का द्वितीय जनजातीय समूह है और गोंड जो जनजाति है वो नंबर 1 है। भारत में भील है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। कौन? भील। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। तो जो भील हैं इतने बड़े भूभाग पे रहते हैं और इसीलिए इनकी जो है इन जनजातियों की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा यही है, मतलब सबसे बड़ी जनसंख्या जो है आदिवासियों की भीलों की है भारत में। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। जो आप लोग दुर्गा पूजा में या जो राजस्थान का आप घूमर नृत्य देखते होंगे जो किया जाता है, तो उसका प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये
भील जो आदिवासी समाज है उन्हीं में ये नृत्य किया जाता था, और अब वर्तमान में तो अब ये नृत्य जो है पूरा भारत क्या उत्तर भारत में तो कायदे से फैल गया है, और अब इसकी ख्याति तो विश्व स्तर पर फैल रही है। तो घूमर नृत्य जो है भीलों से संबंधित है। अब अगला जो भील है वो सारी जनजातीय संथाल, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना जो है द्रविड़ लोगों से मिलती है, और इनका आहार क्या है तो चावल। तो जो संथाल हैं तो ये बेसिकली द्रविड़ प्रजाति से ये संबंधित है, और शारीरिक संरचना भी उन्हीं की तरह है। साथ ही साथ इनका जो प्रिय आहार है वो चावल है। फिर संथालों के बाद अगली जो जनजाति है वो मुंडा है। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। तो जो सहरुल, सोहरई, कर्मा, ये सब जो त्योहार है किसके द्वारा मनाए जाते हैं तो मुंडाओं के द्वारा मनाए जाते हैं। सरहुल त्योहार जो है वो मार्च और अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्योहार है। तो जो मार्च और अप्रैल में जो सरहुल का त्योहार मनाया जाता है मुंडाओं के द्वारा, तो ये फूलों का त्योहार है। कोल जो जनजाति है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली है, और इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है तो जो कोल जनजाति है उसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इसी तरीके से मंगनियार जो जनजाति है तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली ये मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मतलब ये जो मंगनियर जनजाति है ये राजस्थान में है, और यहाँ इनकी जो संगीत की परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ही आकर्षक है। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। खासी जो जनजाति है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। और खासी जनजाति के बारे में तो जानते ही होंगे कि झूमिंग जो एग्रीकल्चर की एक प्रणाली है तो इनके द्वारा अपनाई जाती है। अब अगला जो है टोडा, तो यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी, टूडा के नाम से भी जाना जाता है। तो टोडा, टूडी, ये सब कहाँ निवास करती है तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं जो दक्षिण भारत में है। और नीलगिरी की पहाड़ियां तो आप जान ही रहे होंगे, कल मैंने चर्चा किया ही था इस पे कि जो तमिलनाडु और केरल जहां पूर्वी में है और जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी यही पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज है। मतलब टोडा क्या अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में जो है वो बहुपति विवाह का प्रचलन है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौन सा जो जनजाति है जिसमें बहुपति मतलब एक पत्नी की, एक महिला के कई पति होंगे, ये टोडा जनजातियों में ये प्रथा है। फिर अगला जो है वो जारवा, तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। तो जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे रहती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं, जो जारवा जनजाति के लोग, तो वहाँ कोई भी मतलब हम लोग आम जनमानस जो है वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे जाने से जो एक तरीके से भाई अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने साथ कोई बग लेके चले जाए, कोई कीटाणु लेके चले जाए, तो ऐसे में इनके प्राण पे संकट आ जाएगा। तो इसीलिए जो है इनको एकदम पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है कि ये केवल अपने ही एटमॉस्फेयर में अपने लोगों के साथ रहेंगे। मतलब बाहर के देश दुनिया से इनको काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया? ताकि इनका अस्तित्व बचा रहे। मतलब ऐसा कोई द्वेषपूर्ण नहीं है कि इनको काटा गया, इनके अस्तित्व की रक्षा के लिए कि भाई इनका अस्तित्व जो है वो बचा रहे। काफी सेंसिटिव हैं ये लोग। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासी थे, और ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। जो ओंगे जनजाति है
ये कैसी है? तो निग्रोटो प्रजाति की है। सोम्पेन सेंटेनली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो सोम्पेन जो है वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सब पाए जाते हैं। नगा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नगा जनजाति जो है वो झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः जो है ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं और शायद इसी कारण से इन्हें जो है नगा कहा गया। झारखंड की अन्य जनजातियों में, झारखंड में अगर आप देखेंगे तो उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बीरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि जो है वो प्रमुख हैं। इसी तरीके से राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में आप देखेंगे तो भील है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है, दमोर है और पटेलिया है। चांग्या जो है वो तिब्बतीय प्रजातीय समूह जो है अर्ध खानाबदोश जाति है जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो चांग्या जनजाति है वो तिब्बतीय प्रजाति समूह से संबंधित है और ये अर्ध खानाबदोश जाति है। बेसिकली ये लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है। किसका? तो चांग्या का। अब थोड़ा सा देख लेंगे, जो भी पीछे मैंने पढ़ा है उसी का शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और आदिम जनजाति। तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अगर सहित है तो चेंचू, डोगरिया, खोंड और कोंडा रेड्डी, ये सब जो आदिम जनजातियां ये सब किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से। इसी तरीके से बिहार और झारखंड की जो जनजातियां हैं तो असुर हैं, बीरहोर हैं, बिरजिया है, पहाड़ी है, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, तो ये सब जो है बिहार और झारखंड से संबंधित आदिम जनजातियां हैं। इसी तरीके से गुजरात की हैं कोतवालिया, पदहार और सीधी। कर्नाटक की क्या है? तो जेनु और कुरुवा। तो जेनु और कुरुवा जो आदिम जनजाति है वो कर्नाटक की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तो है अबुझमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहरिया, बीरहोर। देखिए नाम कहीं कहीं एक एक नाम कई जगह आ रहा है तो आप घबराइए नहीं, आयोग उसी तरीके से प्रश्न ही बनाता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक जनजाति केवल एक ही जगह रहेगी। अब अगर थारू से संबंधित आएगा तो वो थारू जो है उत्तराखंड में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, कुछ पार्ट बिहार में भी है। तो कभी भी थारू को जो मिलाने के लिए देगा तो उत्तर प्रदेश तो देगा ही देगा, लेकिन उत्तराखंड और बिहार नहीं देगा, फिर वो अलग स्टेट देगा जहां थारू का अस्तित्व नहीं है। तो प्रश्न आपके जेहन में पीवाई की होगा तो आप देख रहे होंगे, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। मणिपुर की जो आदिम जनजाति वो मारम नागा है, राजस्थान की सहरिया है, त्रिपुरा की रियांग है। ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि रियांग जो आदिम जनजाति है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो त्रिपुरा से। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या है? तो बुक्सा और राजी, पीछे मैंने बताया ही। पश्चिम बंगाल में बीरहोर, लोधा, टोटे। तो देखिए बीरहोर आपको कई जगह मिल रहा होगा। तो एक बार तो बीरहोर पूछा था तो बेसिकली ये पूछा था बिहार से या झारखंड से, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटलीज और सोम्पेन, तो ये सब जो है आदिम जनजातियां हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारे संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैच चलाए जा रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ क्या है कि आरओ और यूपीपीसीएस मेंस दोनों बैच चल रहे हैं। डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, आप उसको लिख करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से मूल्यांकन होता है। जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। आपका एक नंबर आधा नंबर कटा है तो क्यों कटा है, और फिर जो है कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं संस्थान के द्वारा पूरी तरीके से बताया जाता है। फिर आपको मॉडल आंसर दिया जाता है। तो मतलब आपकी टॉपिक से संबंधित पूरा जो है वो कवर कराया जा रहा है, तो इसको ज्वाइन करें क्योंकि मुख्य परीक्षा में टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। जो आप 2-4-10 नंबर से फाइनल सिलेक्शन से रुकते हैं तो वो चीजें नहीं होंगी और बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे इन बैचों से, इसलिए जुड़े, इसका लाभ उठाएं। अब अफवाह तंत्र में देखेंगे तो अफवाह तंत्र में सबसे पहला जो है वो गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। सबसे पहले तो यही एक फैक्ट है और ये पूछा गया फैक्ट है।
और पीसीएस में पूछा गया कि जो हिमालय की नदियां हैं वो कैसा अपवाह, किस अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, तो वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां जो हैं सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब प्रमुख नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। और टिहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो टिहरी में जो है वो कौन सी नदी आके मिलती है? तो इसमें भिलंगना मिलती है और देवप्रयाग में मिलती है। इसमें देखिए अभी तक जो है गंगा नहीं बनी, अभी ये भागीरथी है। और भागीरथी में जब बहती हुई टिहरी में आती है तो इसमें कौन सी नदी मिलती है? भिलंगना, टिहरी में। और भिलंगना को लेकर के जब ये आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग जब पहुंचती है तो यहाँ जो है अलकनंदा भी आकर के मिल जाती है। और फिर भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त रूप है इसी को गंगा कहते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वही फिर जो आगे प्रवाहित होती है तो वो गंगा के रूप में प्रभावित होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो गंगोत्री गोमुख है वहां से भागीरथी निकलती है, न कि गंगा निकलती। गंगा तो बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्योंकि हरिद्वार आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब प्लेन वाली स्थिति में आ जाती है। और उसके बाद तो फिर ये बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है। गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो झारखंड में जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार के बाद झारखंड में गई, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नामक स्थान है यहीं से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जो प्रवेश करने का स्थल है वो फरक्का है। और यहाँ इसे क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? तो पद्मा कहा जाता है। तो गंगा का नाम पुनः बांग्लादेश में क्या बदल गया? तो पद्मा हो गई गंगा। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र जो है भारतीय नाम है। जब चीन में जाएंगे तो चीन में इसे सांगपू कहा जाता है या सांपू कहा जाता है। भारत में प्रवेश करती है तो इसे ये ब्रह्मपुत्र बनती है। और फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र तो ये क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है जमुना। तो बांग्लादेश में यह कौन, मतलब पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर के मेघना में मिल जाती है। तो पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है मेघना में। और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में जो है वो अपना जल विसर्जित करती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां सब जाकर के मिलती है तो ये मेघना के नाम से मिलती है, क्योंकि फाइनली जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलती है वहां तो वो मेघना बन जाती हैं। ये अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये कहाँ है? तो हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो रामगंगा, शारदा जिसे सरयू कहा जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी को आप देखेंगे तो हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो सपोज करिए कि जैसे ऐसे गंगा बह रही है और फिर इसी के समानांतर नीचे से ऐसे यमुना बहेगी और यहीं जो ये जो इलाहाबाद का प्रयागराज है यहीं आकर के ये मिल जाती है और यहीं संगम वाली स्थिति बनती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। जो शारदा नदी है वो नेपाल में जो मिलाम हिमानी है उससे निकलती है।
प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे क्या कहा जाता है, तो काली नदी। तो शारदा नदी को ही भारत और नेपाल सीमा पे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह जो है घाघरा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कौन नदी आके मिलती है, तो शारदा नदी आके मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है, और कोसी को ही चूंकि ये बहुत ज्यादा काट छाट करने वाली, मतलब ये मार्ग परिवर्तित करते हुए चलती है, और चूंकि हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करते हुए, बिहार जो है वो ढाल में है, तो ऐसे में बिहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और इसीलिए कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे भीषण बाढ़ आ जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है। तो जो गंडक नदी है वो भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और वो क्या होती है कि वो नेपाल से निकल करके जो बिहार में सोनपुर है वहीं जा करके ये गंगा से मिलती है, और वहीं सोनपुर मेला भी लगता है। जहां गंडक और गंगा मिलती हैं तो वहां सोनपुर मेला लगता है। वहां हरिहर महादेव की मतलब एक बहुत भव्य मंदिर है, और साथ ही साथ पशु मेला भी बहुत बड़े स्तर पे लगता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है, और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन है, तो चंबल बेतवा केन। तो चंबल बेतवा केन यमुना की नदी सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और यमुना कहाँ मिलती है गंगा से, तो प्रयागराज में मिलती है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन जो है गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है। तो जो सोन नदी है, तो जो नीचे अमरकंटक का जो पठार है, तो वहां से सोन निकलती है, और अनेक इसके किनारों पर अनेक जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनती है, तथा उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होते हुए पटना में गंगा से मिलती है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल करके उत्तर दिशा में प्रभावित होते हुए ये बिहार का जो पटना है वहां ये जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो सोन भी जो है गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। तो दामोदर नदी किससे मिलती है, तो हुगली से मिलती है, और हुगली जो है वो आप तो जानते होंगे कि बाद में ये आगे चलकर ये सब गंगा से मिल जाती हैं। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को जिस तरीके से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अचानक बाढ़ आ जाती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। तो वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल केन बेतवा, तो वही चंबल नदी के बारे में बताया जा रहा है। अब गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोमत ताल मतलब फुल्लर झील है, और ये फुल्लर झील कहाँ है, तो पीलीभीत में। तो जो उत्तर प्रदेश में एक नदी प्रवाहित होती है गोमती, तो उसका जो उद्गम स्थल है वो फुल्लर झील है। फुल्लर झील कहाँ है, तो पीलीभीत में है। यह गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में। तो गंगा नदी की यह एक मात्र सहायक नदी है जो मैदान में उद्गमित होती है। और आप लोग जल्दी से बताइए कि जो गोमती नदी है वो गंगा में कहाँ जाकर के मिलती है, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ जाकर के वो गंगा में मिलती है। अब नदी उद्गम संगम, तो गंगा जो है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना जो है यमुनोत्री हिमानी से मतलब बंदरपुर से निकलती है, और कहाँ मिलती है, तो गंगा से मिलती है प्रयागराज में। शारदा जो काली है मिलाम हिमानी से, और घाघरा बाराबंकी में जाकर के मिलती है घाघरा से। कोसी जो है गोसाई थान नेपाल से निकलती है, गंगा में मिलती है। और गंडक जो है नेपाल हिमालय से गंगा में मिलती है, कहाँ, सोनपुर में मिलती है। दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हुगली में मिलती है। चंबल जो है महू मध्य प्रदेश से निकलती है, और यमुना के इटावा में मिलती है।
चंबल जो है यमुना में कहाँ मिलती है, तो इटावा में आकर के मिलती है। गोमती जो है वो गोमतताल मतलब फुल्लर झील से निकलती है। गंगा में मिलती है, गंगा में कहाँ मिलती है ये आप बताएंगे। रामगंगा जो है वो दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है, ये भी गंगा में मिलती है। और सोन जो है अमरकंटक से निकल करके पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरा जो है गंगा नदी का जो है वो अपवाह तंत्र आपने देखा। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो, तो इसका ये नाम जानिएगा कि तिब्बत में इसका नाम क्या है ब्रह्मपुत्र का, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहाँ है, तो पश्चिमी तिब्बत में है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मतलब जैसे ऐसे हिमालय है तो हिमालय का ऐसे विस्तार है, तो इसी के समानांतर ये ऐसे ऐसे बहती है और पूर्व की तरफ बहती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ये भारत में यू आकार की ऐसे संरचना बनाते हुए प्रवेश करती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। और जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग पहुंचती है तो इस ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है, मतलब अभी तो ब्रह्मपुत्र ये बनी ही नहीं है। यारलुंग जंगबो का क्या नाम होता है, तो दिहांग नाम होता है। और अरुणाचल में जब आप जाइएगा तो वहां ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, दिहांग है। आगे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश ये असम में आती है तब इसका नाम क्या होता है, तो तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। जब मैं पीछे गंगा नदी तंत्र को बता रहा था तो मैंने बताया था ना किस तरीके से गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा होती है और जो ब्रह्मपुत्र हमारी है वो जाकर के जमुना बन जाती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। तो जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और जो सिंधु नदी है तो इनका स्रोत एकदम पास ही पास है। तिब्बत का जो मानसरोवर है उसी के आसपास ये सारी नदियों का उद्गम होता है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर जो है वो प्रवाहित होती हैं। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो एकदम याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तो पहली नदी है जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोच और लोहित। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो जो लोहित नदी है वो पूर्वी तिब्बत के जयालचू जो पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। तो लोहित नदी कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और असम में जाकर के किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी जो है वो मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मिजोरम, असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बराक नदी कहाँ है, तो मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, पहले तो ये जानिए। और फिर ये बहती कहाँ है, तो मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मिजोरम में आती है, फिर असम में पहुंचती है और असम से जो है फिर ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिससे कुछ बड़े जो है नदी द्वीप बन जाते हैं। तो जब गुम्फित मतलब चीजों को बनाती है तो इसमें से द्वीपों का निर्माण होता है। और इसी से जो है सबसे बड़ा द्वीप तंत्र कौन है इसमें, तो माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत पठार का नाम क्या है, तो चेंगतांग या क्वाघाई। इसका भी ये दोनों नाम किसके हैं, तो तिब्बत पठार के ही हैं। और यह समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 4500 मीटर है। एक बार तो इसी ऊंचाई को ही प्रश्न पूछा गया था, शायद बिहार पीसीएस में पूछा गया था। तो आप जानते रहिए ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसे विश्व का छत कहा जाता है, मतलब द रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो यही
जो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो यांगटीसी नदी है, हांगहो है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मेकांग नदी है तथा साल्वीन नदी है। ये सब कहां से निकलती हैं? तो ये सब नदियां जो हैं तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो चलिए आज हमने जो है अभी नदियों का ही अपवाह तंत्र होगा। अब हमने बेसिकली उत्तर भारत की नदियों को देखा, गंगा नदी तंत्र को, फिर ब्रह्मपुत्र को देखा। अब हम आएंगे साउथ में कल के क्लास से। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो एक तो हमारा टेलीग्राम है जो हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और दो हमारे चैनल है यूट्यूब पे, एक तो हम जिससे अभी आप रूबरू हैं और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला चैनल। ये दोनों आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ डाली गई हैं और निरंतर आप लोग देख ही रहे हो कि ये पढ़ती ही जा रही है और भविष्य में पढ़ती ही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे अंत में यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।